स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज छंद पर हम चर्चा करते हैं। छंद एक ऐसा विषय वस्तु है हिंदी का जो विभिन्न कंपटीशंस में भी पूछा जाता है और एकेडमिक एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। आप हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, इंटरमीडिएट में आप एग्जाम दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन में भी अगर आप हिंदी काव्य शास्त्र का विषय वस्तु है तो उसके एग्जाम में भी इस विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं। छंद बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन कंफ्यूजन भरा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मात्रा गिनना नहीं आता है, जिन्हें वर्ण गिनना नहीं आता है, जिन्हें विभिन्न गणों का क्रम क्या है वो नहीं आता है। इन सब को आज हमने बहुत छोटी सी टॉपिक में समेट करके रख दिया है। बहुत ही कम समय में आप आज छंद को पूरी तरह से सीख जाएंगे। छंद होता क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं और फिर कौन से छंद वर्णिक हैं, कौन से मात्रिक हैं, और फिर मात्रिक में भी कौन कौन से छंद आते हैं, सममात्रिक क्या होता है, अर्ध सममात्रिक क्या होता है, विषम मात्रिक क्या होता है, यह सब आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो में कंसंट्रेट होकर के बने रहें। अभी कुछ समय में ही आपके छंद से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आप छंद बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं एक काव्य शास्त्र का टॉपिक छंद। छंद की अगर हम परिभाषा करें तो छंद को हिंदी साहित्य कोश में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति, तुक इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। मतलब कहने का यह हुआ कि छंद एक ऐसी पद्य की एक ऐसी शर्तों से बधी हुई रचना को कहते हैं जिसमें तुक भी हो, यति हो, गति हो, आरोह हो, अवरोह हो, इन सब से बांध करके जो रचना बनती है उसे हम छंद कहते हैं। अब छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मुक्त छंद। आइए आज अब हम पहले मात्रिक छंद की चर्चा करते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? इसमें मात्रा और मात्राओं की गणना के आधार पर छंदों का विभाजन किया गया है। मात्रिक छंद में तीन प्रकार के मात्रिक छंद हो जाते हैं। एक तो सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब ये सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है और विषम छंद मात्रिक क्या होता है, विषम मात्रिक छंद क्या होता है, इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। मतलब जितने भी चरण होते हैं उसमें मात्राओं की जो संख्या होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। पहले चरण में जितनी होगी उतनी ही दूसरे में, उतनी ही तीसरे में, उतनी ही चौथे में। यानी हर चरण में मात्राओं की संख्या अगर समान आती है तो उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। इसका जस्ट विपरीत विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद में किसी भी दो चरण से ज्यादा मात्राओं की संख्या समान नहीं होती है। अब इन दोनों के बीच की स्थिति आती है अर्ध सममात्रिक छंद में। अर्ध सममात्रिक छंद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अर्ध सम यानी आधा सम, यानी अगर किसी छंद में 4 चरण होते हैं तो उसके आधे चरण में एक समान मात्रा होती है और दूसरे आधे चरण में एक समान मात्रा होती है। आप इसको समझ लें,
अर्धसम मात्रिक छंद में मान लीजिए कि 4 चरण हैं, तो 1 2 3 ये 4 चरण अगर हैं तो आधे में एक समान होगी और आधे में एक समान होगी। लेकिन किस तरह से आधे में एक समान होगी, इसका भी एक आप अपने मन में बैठा लें कि सम चरणों में एक बराबर होगी और विषम चरणों में एक बराबर मात्रा होगी। यानी अगर 4 चरण है तो पहला विषम है तो फिर ये विषम के बराबर होगा, यानी 3 से बराबर होगा, और दूसरा सम है तो ये 4 से बराबर होगा। कहने का तात्पर्य ये कि पहले की जो मात्रा होगी वो तीसरे के बराबर होगी और दूसरे की जो मात्रा होगी वो चौथे के बराबर होगी। यानी पहले और तीसरे में समान मात्रा होगी और दूसरे और चौथे में समान मात्रा होगी। ये होता है अर्धसम मात्रिक छंद। अब आइए हम इन मात्राओं को गिनते कैसे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। फिर इसके बाद कौन सममात्रिक छंद है, कौन अर्धसममात्रिक छंद है और कौन विषम मात्रिक छंद है, ये सब पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम इन मात्राओं को गिन लेते हैं कि कौन से किस प्रकार से हम इन मात्राओं को गिनते हैं। वर्णमाला में जो क्रम है वो स्वरों का जो पढ़ने का क्रम होता है वो हम कहते हैं छोटा आ बड़ा आ, लेकिन ये छोटा आ बड़ा आ नहीं, बल्कि इसको ऐसे समझिए आप कि जिसको हम छोटा आ कहते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं अ, और जिसको बड़ा आ कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं आ ई उ ऊ, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। स्वर मात्रा होती है और मात्रा दिया गया टाइम होता है। यानी अगर हम छोटा आ जिसको बोलते हैं उस पर अगर 1 गुना टाइम देते हैं तो उसका जो दीर्घ है बड़ा आ उस पर हम 2 गुना टाइम देते हैं। यानी अगर छोटा आ पर 1 मात्रा है तो उसके दीर्घ यानी बड़ा आ पर 2 मात्रा होती है। अब आइए इसको गिनते कैसे हैं, इसका नियम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। छंद में जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं अर्थात एक मात्रिक स्वर कहते हैं उसको हम छंद में लघु कहते हैं, और इस लघु को हम 1 से संकेत करते हैं। और जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं उसकी जो मात्रा होती है उसको छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, और इसे हम द्विमात्रिक मानते हैं और इसको हम एस से संकेत करते हैं। अब कौन सा एक मात्रिक है कौन सा द्विमात्रिक है इसको भी समझ लेते हैं। ह्रस्व आ, ई, उ और री ये एक मात्रिक स्वर माने गए। इस पर हम 1 के निशान से इसको मात्रा की गणना करते हैं। इसी में और भी आ जाते हैं। कौन कौन से और आते हैं इसको भी समझ लीजिए। कहीं पर आपको चंद्र बिंदी देखने को मिलेगा किसी भी शब्द में, इस चंद्र बिंदी पर भी 1 ही मात्रा मानी जाती है। अब 2 मात्रिक स्वर कौन होते हैं? द्विमात्रिक स्वर में इसका बड़ा दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ जिसको बोलते हैं आप, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, ओ, औ, ये इतने तो हो गए। अब इसके अलावा एक बिंदी रख दिया जाता है ऊपर, इसको भी आप 2 मात्रा गिनते हैं, और एक विसर्ग होता है इसे भी आप 2 मात्रा में गिनते हैं। यानी ये छोटा छोटी छोटा ऊ री और चंद्रबिंदी एक मात्रिक स्वर हो गए, और फिर जिसको आप लघु कहते हैं छंद शास्त्र में, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग को ही आप चंद्र बिंदी के रूप में रखते हैं, और आह, ये 2 मात्रिक स्वर होते हैं। लेकिन अभी इतने से आपका काम चलने वाला नहीं है। छंद शास्त्र में ऐसी भी कहीं पर दिक्कत आ सकती है, कोई शब्द ऐसा मिल सकता है जिसमें आप मात्रा ना गिन पाए। वो कौन से शब्द हो सकते हैं हम आपको बताते हैं। एक शब्द ये होता है कि कहीं पर मान लीजिए हम लिखते हैं सत्य। इस शब्द से आप समझें, सत्य लिखा हुआ है, यहां पर एक ज्वाइंट अक्षर आया हुआ है, आधा ता या में जुड़ा हुआ है।
अब अगर ये कंडीशन आती है किसी काव्य की किसी पंक्ति में, तो फिर यहां पर हम क्या गिनेंगे? तो यहां पर क्या गिनना होता है, इसका नियम है कि जिस शब्द के साथ वो जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, उससे पूर्व के अक्षर को, अगर वो लघु है यानी एक मात्रा वाला है, तो उसे हम दो मात्रा में गिनते हैं। यानी ये चूंकि ता या में जुड़ा हुआ है, अर्थात इससे पूर्व का जो अक्षर हुआ उसको हम एक मात्रा वाला है तो भी हम दो मात्रा से गिनते हैं। यानी सा पर गुरु माना जाएगा, अर्थात दो मात्रा मानी जाएगी। और ये जो ता है आधा जो ज्वाइंट है, इसको हम नहीं गिनते हैं। और बाकी जो पूरा अक्षर है उस पर जो मात्रा होती है उसे हम गिन लेते हैं, अर्थात यहां पर या पर एक मात्रा है। यानी अगर आप देखा जाए तो सत्य में कितनी मात्रा हुई? 3 मात्रा हो गई। ये एक कंडीशन आती है। एक कंडीशन और आती है, वो भी आप यहीं पर समझ लें। कहीं पर किसी शब्द पर 2 मात्रा लगा हुआ है, लेकिन उसको जब पढ़ते हैं तो उसकी जो पढ़ने का नियम है, अगर वो उस पर बल ना दिया जाए, भले ही 2 मात्रा वाला हो, और अगर उस पर बलाघात नहीं किया गया, तो वहां पर भी केवल एक मात्रा गिनी जाती है। एक उदाहरण से बात समझ लें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है को लिखा हुआ है। अगर हम को पढ़ते हैं तब तो हम का पर ओ की मात्रा पर 2 मात्रा लगाएंगे, लेकिन अगर इस पर बलाघात ना किया जाए और एक मात्रा की तरह पढ़ा जाए, जैसे को, एक रोला का उदाहरण है, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। तो यहां जो को है, इस पर का पर ओ की मात्रा पर ज्यादा बल नहीं लगाया गया, तो यहां पर इसको 2 मात्रा होते हुए भी हम एक मात्रा गिनते हैं। ये आप ध्यान में रखें, ज्वाइंट अक्षर के नियम को ध्यान में रखें। बाकी जो हमने बताया, इन छोटा छोटी छोटा उ री चंद्रबिंदी पर एक मात्रा होती है, और गुरु किस पर है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ अंग और आ। तो अब अगर इस नियम को आपने सीख लिया, तो फिर अब आपको किसी भी काव्य की कोई भी पंक्ति हो, उसमें आप मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। अभी हम आपको उदाहरण से वो बात समझाते हैं। आइए पहले अब हम समझ लेते हैं कि ये सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, और इसकी छोटी सी ट्रिक भी जान लेते हैं, ताकि आज के बाद फिर सममात्रिक छंद में जो भी छंद आते हैं वो भूले ना। विषम मात्रिक छंद में कौन से आते हैं वो भी, और अर्ध सममात्रिक छंद में कौन से आते हैं वो भी। क्योंकि कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक है, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है, या कौन सा विषम मात्रिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक इत्यादि नहीं है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन से छंद सममात्रिक हैं, कौन से विषम मात्रिक हैं, और कौन से अर्ध सममात्रिक हैं। आइए इसको हम समझते हैं। सममात्रिक छंद में जो मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो सममात्रिक के छंद हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक आता है चौपाई, एक आता है रोला, तीसरा है गीतिका, और चौथा है हरि गीतिका। अब आप यहां देखें, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। इसको अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक देता हूं। वैसे भी मेरी आदत बहुत ज्यादा ट्रिक देने की नहीं है, क्योंकि ट्रिक बहुत ज्यादा जब आप याद कर लेते हैं तो भी भूलने लगता है। तो एक छोटी सी ट्रिक यहां पर आप देखें, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। इसको आप एक ट्रिक यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चारों, या ऐसे लिख लें, 4 गीत हरि के, 4 गीत हरि के। अब इसमें आप देखें, चा से यहां पर चौपाई कर लीजिए, रा से यहां पर रोला कर लीजिए, गीत अर्थात गीतिका हो गया, हरि के यहां हरि गीतिका हो गया। या इसको आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं कि चारों ओर हरि के गीत बजने लगे, चारों ओर हरि के गीत बजने लगे। चा से
चा से चौबाई, रा से रोला, चारो रोला, गीत बजने लगे। किसके? हरि के। गीत से गीतिका और हरि के अर्थात हरि गीतिका। इस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर आप आए तो अर्ध सममात्रिक जो छंद है वो कौन है? बरवे, रोला, दोहा और उल्लाला। ये चार बहुत महत्वपूर्ण है जो अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। अब इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ लें। एक गीत बड़ा पॉपुलर हुआ था, बरसा दो उलाला, बरसा दो उलाला, बरसा दो उलाला। अब यहां पर आप देखें, बरसा बर यहां पर बा से बरवे हो जाएगा और रा से रोला हो जाएगा, दो से दोहा हो जाएगा और उलाला से उलाला हो जाएगा। यानी ये चारों छंद आपको बरसा दो उलाला ट्रिक में मिल जाते हैं। एक विषम मात्रिक छंद में दो महत्वपूर्ण छंद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसमें है कुंडलिया और छप्पर। इसका एक बहुत आसान ट्रिक है। ऐसे आप समझिए कि जो छंद है जिसमें कुछ सममात्रिक हैं जो मात्रिक छंद में आते हैं, सममात्रिक हैं, कुछ विषम मात्रिक हैं, कुछ अर्ध सममात्रिक हैं। यानी सभी छंद तो विषम मात्रिक है नहीं, कुछ ही हैं। तो बस इसी कुछ से इसकी ट्रिक निकाल लें कि कुछ कु से हो जाएगा कुंडलिया और छा से हो जाएगा छप्पर। ये दो छंद आपके विषम मात्रिक छंद में आते हैं। अब आइए हम आज सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि कौन से छंद सममात्रिक है, कौन से विषम है और कौन से अर्ध सम है। आइए अब हम कुछ छंदों की यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण को उसको मात्रा गिन करके समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला छंद दोहा, जिसे आप बहुत पढ़े होंगे, उसको समझते हैं। उसकी परिभाषा क्या है और उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और उसको कैसे गिनते हैं ये देखते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक दोहा छंद यहाँ पर लिख दिया है और उसे आप देखें। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास जी का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहा की जो परिभाषा होती है वो यह कहा जाता है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक है तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसके पहले और तीसरे में बराबर होंगे और दूसरे और चौथे में बराबर होंगे। तो यहां पर है कि पहले और तीसरे में इसके 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हमें याद हो गई, लेकिन हम इस मात्रा को गिनते कैसे हैं और इस उदाहरण में हम चेक करते हैं कि क्या इसके पहले और तीसरे में 13-13 हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 हैं या नहीं हैं। आइए हम इसको गिनते हैं। मैंने आपको मात्रा किस किस स्वर की कौन कौन सी मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया। आप यहाँ आइए, अगर देखें तो इस पर रा पर कितनी मात्रा होगी? रा पर 1 मात्रा होगी। इस हा पर छोटी ई की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी। मां पर भी 1 मात्रा है। यहाँ ना पर भी 1 ही मात्रा है। यहाँ पर देखें पा पर बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पर इसको हम गुरु से संकेत करेंगे अर्थात 2 मात्रा होगी। यहाँ पर ना पर बड़ी की मात्रा है तो हम इसको गुरु से संकेत करेंगे, 2 मात्रा होगी। रा पर यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा होगी। खा पर छोटी की मात्रा है तो 1 होगी और या पर 1 की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु होगा और 2 मात्रा होगी। अब आइए, एक चरण पूरा हो गया। ये इसका एक चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। पहले चरण में अब हम मात्रा गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13। यानी पहले चरण में आपको दोहे के 13 मात्रा मिल गई। अब पहले का तीसरे से बराबर होगा और दूसरे का चौथे से बराबर होगा। आइए दूसरे में गिनते हैं हम। 1 मात्रा, यहाँ पर देखें ना पर 1 ही मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्रा है। यहाँ पर ना पर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा होगी। सा पर 1 मात्रा होगी।
बा पर एक की मात्रा होगी, और सा पर बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा होगी, और यहाँ पर 1 मात्रा होगी। यहाँ भी आप गिन लें तो 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, यहाँ पर 11 मात्रा हो गई, यानी दूसरे चरण में 11 मात्रा हो गई। अब दूसरा चौथे से बराबर हो जाएगा और पहला तीसरे से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखें पानी पापरा की मात्रा 2 मात्रा, ना पर बड़ी की मात्रा 2, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर देखें 1 ही मात्रा होगी, यहाँ पर ऊ बरय बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, और रा पर ए की मात्रा 2 है। अब गिन लें इसको 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 और 1 11 2 13, यानी ये 13 मात्रा, यानी पहले और तीसरे में 13 मात्रा मिल गई। अब आइए चौथे में भी देख लेते हैं। दूसरे में 11 मात्रा है तो चौथे में भी देख लेते हैं। चौथे में आप यहाँ पर देखें तो माँ पर ओ की मात्रा है 2 हो जाएगा, ता पर बड़ी की मात्रा है 2 हो जाएगा, माँ पर आ की मात्रा है 2 हो जाएगा, ना पर छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 होगा, सा 1 होगा, यहाँ चा पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो 1 होगा, और यहाँ पर ना है तो 1 होगा, चा पर बड़ा ऊ की मात्रा है 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप गिन लें 2 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पर 2 10 1 11। आप अब देख लें कि यहाँ पर दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं और पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हैं, जो परिभाषा के अनुसार बिल्कुल फिट है। इस नाते यहाँ यह जो छंद है वो कौन सा छंद हुआ? दोहा छंद हुआ। दोहे छंद का एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनो रघुबर विमल जस दो जो दायक फल चार। ये भी दोहे का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। इसको भी आप गिनेंगे तो बिल्कुल पहले और तीसरे में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सोरठा की परिभाषा कर लेते हैं। सोरठा को दोहे का उल्टा कहा जाता है, यानी दोहे का उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जहाँ दोहे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थीं, यहाँ पहले और तीसरे में 11 हो जाएंगी, और जहाँ दोहे में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं थीं, वहाँ सोरठा में दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हो जाएंगी, यानी दोहे का जस्ट उल्टा होता है। आइए एक उदाहरण से भी हम इसकी मात्रा की गणना कर लेते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। आइए इसको एक मात्रा का निर्धारण हम करते हैं। सा पर छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, ना यहाँ पर 1 मात्रा, ता 1 मात्रा, सा पर छोटा ऊ की मात्रा 1 मात्रा। देखिए माँ पर अंग की मात्रा लगी हुई है, अंग की मात्रा पर मैंने बताया था 2 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 हो गया, गुरु हो गया, गा पर 1 होगा, ला पर 1 होगा, बा पर आय की मात्रा है तो 2 होगा, ना पर 1 होगा। गिन ले इसको 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, यानी पहले में 11 मात्रा हो गई। अब तीसरे में भी 11 ही आएगी, देख लें आप 1 2 2 3, यहाँ पर 1 देखिए 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 1 2 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, यहाँ पर भी 11, यानी पहले और तीसरे में 11 मात्रा हो गई। दूसरे में देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 ही होगी, यहाँ पर 1 होगी, पा में रा है लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हम उसको गुरु नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था कि अगर ज्वाइंट अक्षर कहीं आएगा उसके पूर्व अगर कोई अक्षर है तो अगर वो लघु है तो गुरु हो जाएगा, और अगर गुरु है तो गुरु ही रहेगा। यहाँ पर कोई अक्षर नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें 1 ही होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 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 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। गिन लीजिए 1 2 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे में ये देखिए 13 मात्रा। चौथे में आइए आप, चौथे में भी गिन लेते हैं। 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सा पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब देखें 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 3 13 मात्रा इसमें भी हो गई। इस प्रकार ये सोरठा का प्रसिद्ध उदाहरण है। सोरठा चेक हो गया। आइए अब हम सममात्रिक छंद में एक बहुत प्रसिद्ध है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रोला छंद। रोला छंद क्या होता है? रोला सममात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं
और प्रत्येक चरण में चूंकि सम है तो सारे चरणों में बराबर होगी मात्रा, और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जहां पर सोरठा और दोहा एक ही पंक्ति में 2 चरण बन जाते हैं और बीच में जहां यति होता है वहां उसका चरण पूरा हो जाता है, वहां रोला में क्या करना है कि रोला में एक पंक्ति पूरे एक चरण की होती है और यहां पर 4 पंक्तियां बन जाती हैं और चारों में 24-24 मात्राएं होती हैं। लेकिन एक शर्त है कि इसमें 11 और 13 पर यति होती है, यानी 11 और 13 पर आपको रुकना होता है। अब देखें यहां पर रोला की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई। 11 और 13 पर यति होती है। यहां पर मात्रा का निर्धारण करते हैं। यहां देखिए कोऊ है, का पर ओ की मात्रा है, होना तो चाहिए 2 मात्रा, लेकिन जिस तरह से इस पर बलाघात होना चाहिए ओ की मात्रा के लिए उस तरह से नहीं किया जाता, बल्कि कोऊ को कोऊ पढ़ा जाता है। तो वहां पर 2 मात्रा होते हुए भी एक ही मात्रा होगी, यानी यहां पर का पर ओ की मात्रा तो है लेकिन यहां पर एक मात्रा गिनी जाएगी। और यहां पर आप देखेंगे छोटा ऊ है तो वहां पर भी एक ही मात्रा होगी। यहां पर 2 मात्रा है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 2 है। यहां पर एक मात्रा गिनी जाएगी क्योंकि यहां पर बलाघात नहीं हो रहा है। यहां पर भी 1 होगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2 हो जाएगा क्योंकि अंक की मात्रा है। यहां पर आप देखें ज्वाइंट अक्षर है, ज्वाइंट अक्षर से पूर्व अगर लघु है तो भी गुरु कर दिया जाता है, चाहे यहां पर गुरु हो जाएगा। इस आधाता को छोड़ देंगे, यहां पर 1 मात्रा होगी। यहां पर भी देखिए यहां पर 2 मात्रा है और यहां ज्वाइंट अक्षर है और 2 मात्रा है, तो अब 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पा को छोड़ देंगे, यहाँ पर ता पर 1 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें 1 मात्रा है, यहाँ पर आप देखें तो 1 ही मात्रा है, यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 मात्रा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप गिन लें इसको, 24 मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 2 10 1 11 2 13 1 14 15 16 17 18 19 20 2 22 और 2 24 मात्रा। इस प्रकार प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्रा होती है। 11 और 13, 11 के बाद एक यति करना होता है, यानी थोड़ी देर के लिए विराम करना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। इस प्रकार 11 और 13 पर यति होती है। आइए अब हम चौपाई छंद की बात कर लेते हैं। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का एक उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ पर आप देख लें मात्रा का निर्धारण हमने किया है। देखिए आप पापर अंक की मात्रा है तो 2 होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर सब पे 1 है। देखते जाए छोटा ओ की मात्रा, यहाँ पर देखिए रा पर बड़ा है तो 2 की मात्रा, गा पर बड़ा है तो 2 की मात्रा। अगर आप गिने तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16, यानी इस प्रकार आप देखें। और इसके प्रत्येक चरण में आप देखें 16-16 ही मात्रा यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अंतिम में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मात्रा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, यहाँ पर देखें आप 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। अब आप गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। यहाँ पर आप देखेंगे एक और कि अंत में गुरु गुरु ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट में सब में दीर्घ दीर्घ मात्रा आ रही है, गुरु गुरु की मात्रा। ये भी चौपाई का एक लक्षण है। इस प्रकार आप देखें कि मैंने आपको कुछ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित उसके मात्राओं का निर्धारण करना सिखा दिया। अब जो अगली इसके पार्ट की हम वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक की, छंद की, उसमें जो बचे हुए महत्वपूर्ण छंद हैं उनको भी हम मात्रा का निर्धारण करते हुए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको भी हम वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।